नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और स्वागत अभिनंदन आपका। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण समास। आज सुबह जो है वो 2020 सीरीज की जो क्लास है वो नहीं आई थी क्योंकि कल लेट हो गई और इसीलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया। फिर दिन में समय मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कल आपको क्लास सुबह मिलेगी और तैयार है वो क्लास लेट तैयार हुई इसलिए कल सुबह आपको फिर से चाय के साथ नाश्ते के साथ एक 20 क्वेश्चन की शानदार क्लास जरूर मिलेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं समास, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं यहाँ पर जो भक्ति काल टेस्ट में कौन टॉप 15 हैं उनके नाम जानते हैं। रीति काल का टेस्ट जो है वो लेट अपडेट हुआ है, आज अपलोड हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप आराम से आज दे लें, कल दे लें और परसों तक का समय है, क्योंकि कल नहीं परसों वाली क्लास में मैं उसका रिजल्ट बताऊंगा। तो आपके पास कल और परसों का पूरा दिन रहेगा और आज की नाइट रहेगी। और तैयारी कर रखी है तो अच्छी बात है, अभी नाइट में दे लेना आराम से, इस क्लास के बाद बैठ के आराम से देना, आधा घंटा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टेस्ट में भी फिर से एक बार आप देख सकते हैं जो पिछले टेस्ट में टॉपर थे अजय सिधर 200/200 हैं। अब हो सकता है कईयों के दिमाग में ये भी आए कि सर जो हैं ये 200 में से 200 नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं खुद कहता हूं कि 200 में से 200 नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो आते हैं जो टॉप 10 वगैरह में हैं, 15 में, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं और लगभग 3-3 4-4 बार जो हैं वो काल को पढ़ चुके हैं और प्रश्न जो हैं उनको मतलब समझ के करने वाले, मतलब आप यूं मान लीजिए ऑफलाइन टेस्ट जब होते हैं तब भी टेस्ट देते हैं और अच्छा पढ़ने वाला है। तो ऐसा ना सोचें कि हर बार कोई 200 में से 200 नहीं ला सकता। हाँ, गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ईमानदारी से टेस्ट दिया जाएगा उसका मैं यहाँ बोलूंगा, जिसका मुझे व्यक्तिगत पता होगा। जैसे अनीता कुमारी जो हैं 198, तो निश्चित रूप से हो पढ़ने वाले हैं। देखो, एक ही बात कहूंगा, जो ईमानदारी से मार्क्स ला रहे हैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, जरूर ईश्वर करे उनका सिलेक्शन जरूर हो। अगर आप में से कोई भी, चाहे ये भी क्यों ना हो, अगर चीटिंग कर रहा है तो उससे बुरी कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना तो सीधी सी बात है। पिंकू तीसरे नंबर पे हैं 181.38, थर्ड रैंक। फिर हैं सुनीता, फिर हैं आसमा खान, और जैसे ये पूजा दवे, तो ये एक, मुझे याद है पिछली बार भी जो टेस्ट थे उन टेस्ट में इनका अच्छा प्रदर्शन था। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं जहां तक समझता हूं ये सिलेक्शन लेके निकलेंगे इन, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि इनका एक का सबका बोल रहा हूं, लेकिन ये पूजा हैं, अजय हैं, ये पिछली बार टेस्ट में भी हमेशा टॉप 5 में रहते थे और लगभग 1400-1500 स्टूडेंट में टॉप 10 में रहना एक अच्छी बात है। निर्मला 177.38, 200 में से 7th रैंक है। आयुषी शर्मा, ये भी पिछली बार जो है वो टेस्ट, जहां तक मैंने ये नाम कई बार देखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। कमलेश रानी, अन्नू, रजत, सुनील छीपा, ये भी एक रेगुलर स्टूडेंट है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। ये ज्योति मक्कर नाम, ये भी पिछली बार, मतलब जब भी टेस्ट डालता हूं ये लोग वो हैं जो टेस्ट ईमानदारी से देते हैं और अच्छा स्कोर भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। इनकी 12th रैंक है। उसके बाद धर्मवीर जित्रवाल है शायद, जिनकी 13वीं रैंक है। अवन गोस्वामी, गोस्वामी होना चाहिए, गोस्वामी है ना, 169। टारगेट टू गोल, ये पिछली बार टेस्ट में भी टॉप 10 में थे, ये टॉप 10 में थे। और अब इनका नाम क्या है, मैं यही कहूंगा, टारगेट टू गोल व्हाट्सएप पे मुझे नाम जरूर भेजें ताकि मुझे पता रहे। टेक्स्ट मैसेज कर देना आप, तो है ना, मैं आपका नाम भी चेंज कर दूंगा ताकि। राजेश कुमार शर्मा, ये नए हैं, पहले इनका नाम मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन चलो बहुत अच्छा, आपको बधाई। इनकी 16वीं रैंक है। और 17वीं है प्रवेश चौधरी, इनके भी 168.08। देखिए दोनों के सेम अंक हैं और यहां पर इसके बाद यानी 171 से 168, 3 नंबर में 5-7 जने आ चुके हैं। तो ये टॉप भक्ति काल में टॉपर्स हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से रीतिकाल में अच्छा प्रदर्शन करें। टेस्ट अपलोड हो चुका है, अब अभी क्लास से जस्ट पहले मैंने किया है, और आप टेस्ट देवें, आपको आनंद आएगा। और रीतिकाल तक 3 काल आपके एक बार पढ़ लिए जाएंगे और फिर आप आगे तैयारी करें अगले टेस्ट की। चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं समास। समास शब्द सम और आस के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप।
संक्षिप्त रूप। क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त रूप। समास शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। अतः दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर, विभक्तियों का क्या कर? लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक पद, समास या समस्त पद कहते हैं। समास का विलोम होता है विग्रह। समास यानी संक्षिप्त करता है और विग्रह यानी उसे फैलाता है ना, उसका विग्रह करना। परिभाषा अगर देखें तो एक दूसरे के निकट स्थित दो या दो से अधिक पद, यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। दो पद नहीं होते, दो या दो से अधिक होते हैं। अब दो या दो से अधिक कितने होते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दो या दो से अधिक पद शब्दों या पदों के सार्थक मेल। अच्छा, मेल भी कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम बात करें विद्या और आलय, दो शब्द हैं, इनसे हम विद्यालय शब्द बनाते हैं, तो आप इसको यूं नहीं बना सकते कि आलय विद्या। आप इसको यूं नहीं बना सकते आलय विद्या, क्योंकि यह सार्थक नहीं होगा, यह निरर्थक होगा। तो सार्थक मेल को समास कहते हैं। उदाहरण, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। तो अब जैसे इसमें रसोई और घर दो शब्द हैं, तो इन दोनों का आप घर रसोई नहीं बना सकते, रसोई घर ही बनाना पड़ेगा। देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है, तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। अभी तक हम दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा। ये देखो, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, इन दो बातों को ध्यान से सुन लेना, आपका समास गलत नहीं होगा। विद्या के लिए आलय विद्यालय होता है। विद्या या देव पूर्व पद है और आलय उत्तर पद है, द्वितीय पद है। ठीक है। अच्छा, देवालय आया था क्या यहाँ पे? ये देवालय, विद्या और देवालय में ये पूर्व पद हैं और ये उत्तर पद। आप जानते हैं एक पद पूर्व होता है, एक होता है उत्तर पद। तत्पुरुष के एक भेद आता है मध्यम पद लोपी समास, तो उसमें जो बीच के मध्य पद होते हैं वो सारे लुप्त हो जाते हैं और दोनों शब्द जुड़कर एक नए समास का, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आपको मैं कहता हूं पीछे सारे के सारे समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। दो बातों को ध्यान रखना। सबसे पहली बात यह कि पद की प्रधानता के आधार पर समास का निर्धारण होता है कि इस समास में कौन सा पद प्रधान है, उसी के आधार पर पद का समास का नामकरण किया जाएगा। क्यों? इसका कारण क्यों बता रहा हूं? इसका कारण इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मान लो एक शब्द आता है, जैसे मान लो हमने ले लिया पीतांबर वाला उदाहरण ले लेते हैं, पीतांबर। अब ये जब शब्द आता है तो निश्चित रूप से कईयों के दिमाग में चलता है नहीं बहुव्रीहि है, कईयों के दिमाग में चलता है नहीं इसमें तो कर्मधारय है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? देखो, अगर हमें सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पीतांबर, तो हमारा ध्यान किसी विशेष की ओर जाएगा। तो शब्द में पूछे तो हम निश्चित रूप से क्या करेंगे? बहुव्रीहि करेंगे। क्या करेंगे? बहुव्रीहि समास ही करेंगे, क्योंकि पीतांबर किसी विशेष के लिए एक रूढ़ हो चुका शब्द है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है पीत है जो अंबर, आपको ये विग्रह कर दिया, तो अब आप इसका अगर नाम देते हो तो इसका नाम क्या दोगे? भले ही ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो है, विग्रह किसके अकॉर्डिंग किया गया है? तो विग्रह आपने किया है कर्मधारय के अनुसार, तो फिर इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय। अब उसने पीत है जिसके अंबर है ना, वह इस तरह से आपको दे दे, तब अगर हम बहुव्रीहि करते हैं तो दिक्कत कहां है? तब इसमें दिक्कत कहां है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बात और आती है कि वह पीतांबर ओढ़े जा रहा है, वह पीतांबर ओढ़े जा रहा है। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है? पीतांबर ओढ़े जा रहा है। तो अब इस वाक्य के संदर्भ में भले ही ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वह पीतांबर ओढ़े जा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि वह पीले वस्त्र ओढ़ कर जा रहा है। पीले हैं जो वस्त्र, वह ओढ़ कर जा रहा है, तो बात ही खत्म। जब पीतांबर बोल दिया उसने तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा कर्मधारय। तो आप ये ध्यान रखें कि जैसा समास का विग्रह करो वैसा नामकरण कर देना। कोई कहता नहीं इसमें तो ये होगा ये होगा, नहीं, मैंने विग्रह ये किया है। जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूं, और शब्द है सिरदर्द। अब मान लो इसमें आपसे पूछे कि समास कौन सा है, तो आपने बोल दिया तत्पुरुष समास है। लेकिन विभक्ति के अनुसार पूछे
तो संबंध तत्पुरुष सिर, सॉरी, अधिकरण तत्पुरुष सिर में दर्द, आज तो सिर दर्द है, सिर में दर्द है, अरे वह तो मेरा सिर दर्द बना हुआ है, मतलब सिर का दर्द बना हुआ है, काके की रारे री नाने नी, समझ रहे हो बात आप? तो आपने विग्रह जब किया कि वह तो मेरा सिर दर्द बना हुआ है, तो सिर का दर्द, तो जब का विभक्ति लगाई तो किसकी लगती है? काके की रारे री नाने नी। और जब आपने विभक्ति लगाई सिर में दर्द, एक सेकंड, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई? लाइट आती जाती है ना तो डिस्टर्बेंस हो जाए। और जब उसमें आया कि सिर में दर्द, तो हो गया अधिकरण तत्पुरुष। तो आप ध्यान रखें, जैसा विग्रह करोगे वैसा नामकरण करना है। इसलिए आप देखो बहुव्रीहि में जो उदाहरण होते हैं लगभग हम जानते हैं कि वो देवताओं के पर्यायवाची या कोई विशेष जो होते हैं जो उनके पर्यायवाची होते हैं मोस्टली, लेकिन आप उस चीज को पकड़ो मत। आप ये देखो कि निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास के भी कुछ उदाहरण बहुव्रीहि में चले जाते हैं, तत्पुरुष के भी बहुत से उदाहरण, माखन चोर, माखन को चुराने वाला कर्म तत्पुरुष है, लेकिन माखन को चुराता है जो विशेष हो गया, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है शब्द, तो बहुव्रीहि में चला गया। बात समझ रहे हो? इसी तरह से आप द्विगु में चले जाओ, द्विगु में चले जाओ, ठीक है, त्रिदेव ले लिया। अब बोला सर त्रिदेव में तो बहुव्रीहि है, क्लियर पता है, 3 देवों की बात हो रही। त्रिदेव है किसका? मूल रूप से द्विगु का है, लेकिन अन्य अर्थ जो है वो विशेष होने के कारण इसे हमेशा ही किसमें माना जाता है? बहुव्रीहि में माना जाता है। मूल रूप से बहुत से समास के ऐसे उदाहरण हैं जो दूसरे समासों के हैं, लेकिन अन्य अर्थ प्रधान होने के कारण वो बहुव्रीहि में आ जाते हैं। तो कुल मिला के एक बात क्लियर होती है कि समास के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप उसके चारों ऑप्शन जरूर चेक करें कि यहां पर किस अकॉर्डिंग विग्रह किया गया है, या इसमें हम इस वाक्य के संदर्भ में इसका क्या माने, या शब्द है तो सीधा सीधा उस शब्द में कौन सा होगा। तो या पद की प्रधानता के आधार पर समास का निर्धारण होता है। ठीक है, राजा का, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, राजरानी राजा की रानी, राज सैनिक राजा के सैनिक। तो यहां पर जो विभक्ति बदल रही है वो किसके अकॉर्डिंग बदल रही है? वो बदल रही है दूसरे पद के अनुसार, उत्तर पद के अनुसार। और उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। तो पद की प्रधानता के आधार पर जो अव्ययी भाव समास होते हैं वहां पे क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय प्रधान होता है, इसलिए हम उसको अव्ययी भाव नाम देते हैं। दूसरा पद यानी जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है तत्पुरुष का। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास का नामकरण होता है। समास विग्रह के अनुसार समास का नाम बदलता है, जैसा विग्रह करोगे वैसा नामकरण होगा। पीत है जो अंबर, अगर आपने विग्रह किया तो दुनिया की कोई ताकत इसमें बहुव्रीहि नहीं कर सकती। पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि बिल्कुल, अब इसमें कोई कर्मधारी नहीं कर सकता। एक ही शब्द है, आपने विग्रह अलग अलग किया। बोला सर आपने मात्रा अलग अलग लगा रखी है, नहीं, ये तो ठीक है, मिसप्रिंट है। समझ गए बात आप? समास विग्रह, अब आगे और देखिए, समास विग्रह किसी सामासिक पद के वाक्य या भाषा में लिए जाने वाले उसके अर्थ के आधार पर, इसको पकड़ो, आप उसका किस टाइप से अर्थ ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण होता है। सिर दर्द सिर में दर्द, और सिर दर्द सिर का दर्द, दोनों ही सही है। नहीं ये सही है, उस किताब में देख में है, इसमें के है, पता नहीं कौन सा सही है, किताबों में सही नहीं लिखा। अरे नहीं, विवाद जहां पढ़ते टाइम जहां दिक्कत आए वहां क्वेश्चन मार्क लगाओ, आगे बढ़ो। कुछ प्रॉब्लम्स, अगर मान लो आप कहीं मार्केट जा रहे हो और जाते समय अगर मान लो आ जाए कि कार्य प्रगति पर है, सड़क टूटी हुई है, खड्डा हो गया, रुकते हो क्या? नहीं रुकते, आप रास्ता चेंज करते हो, आप आगे बढ़ो। रुकना थोड़ी है, रुकना अपना काम नहीं। चलो अभी विश्राम नहीं, जो हार गया रणभूमि में अर्जुन उसका नाम नहीं, तो रुकना नहीं है। चलिए जैसे और बताता हूं, जैसे सपोज दैट हाँ, जैसे जैसे भूखा प्यासा, अब मान लो इसमें आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास है, भूखा प्यासा, तो आपने क्या कहा कि भाई एक व्यक्ति है जो भूखा और प्यासा है, तो आपने बोल दिया साहब इसमें तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। लेकिन इसका विग्रह अगर सेम इसी समास का विग्रह हमने कर दिया, जो भूखा है जो प्यासा है, ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया? जो भूखा, यहां कर्मधारय हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कहीं आपको यह विग्रह मिलेगा, भूखा है जो
प्यासा है जो, इस तरह भी मिल जाता है, इस तरह भी आजकल किताबों में देखने को मिलता है, अलग अलग तरह से मिलता है। लेकिन देखिए विग्रह हमने भूखा और प्यासा कर दिया, तब तो ये द्वंद्व है। लेकिन जो भूखा है जो प्यासा है, उस भूखे प्यासे को बुलाओ, मतलब जो भूखा भी है प्यासा है उसको बुलाओ। समझ रहे हो बात आप? मोहन भूखा प्यासा काम कर रहा है, यहां पे कर्ता भूखा प्यासा नहीं है, मोहन है, उसकी विशेषता है वो भूखा प्यासा। और भूखा प्यासे को कर्ता बना लो, भूखे प्यासे को बुलाओ, मतलब वो जो भूखा और प्यासा दोनों है ना उसको बुलाओ, तो कर्मधारय हो गया। बात समझ रहे हो? तो विग्रह जैसा करोगे उसका नामकरण वैसा हो जाएगा। इसलिए कभी ये पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि इसमें कौन सा है। अगर इस तरह से पकड़ के बैठोगे हमेशा गलत जाओगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अक्सर कुछ बच्चे कई बार जब पढ़ाते थे तो जानबूझ के ऐसे शब्द ढूंढ के लाते हैं अड़ाने वाले। तो फिर एक बार मेरे भी दिमाग में आ गया, मैंने कहा मैं भी पूछ लेता हूं, परिवार शब्द में बताओ, मैंने कहा कौन सा समास है। अब परिवार में जैसे ही परिवार देखा तो परि धनवार कर दिया और परि को उपसर्ग मान लिया, तो बोला अव्ययी भाव समास बोल दिया ना। तो ये वो लोग हैं जो रट्टा मारते हैं। परिवार का मतलब होता है माता पिता और बच्चे, ये होता है परिवार का मतलब। तो ये द्वंद्व समास है, परिवार माता पिता और बच्चे। सर इसमें दादा दादी कहां गए? तो तुझे समाज या कॉलोनी थोड़ी बसानी है कि दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सबको लेके आ जाए, तुझे कॉलोनी थोड़ी बसानी है। माता पिता और बच्चे, अब दादा दादी माता पिता है तो उनके बच्चे तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे माता पिता तो तुम उनके बच्चे हो। तो कुल मिला के माता पिता और बच्चों से मिलके ही जग बनता है परिवार। तो यहां पे द्वंद्व समास हो गया। लेकिन जो रट्टा मार के गए परिवार, तो परि में उपसर्ग कर देंगे और अव्ययी भाव कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन का हमेशा ध्यान रखो, जैसा विग्रह वैसा समास। अब आपकी गलती होगी नहीं, अब आपकी गलती होगी नहीं समास पूरे में। जैसे समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान है, जैसे यथा समय, तो इसमें समय का कोई रोल नहीं है, बल्कि पूरा समास इस यथा पे डिपेंड है। इसलिए यहां पर क्या हो गया, प्रथम पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास होता है। अगर राजा का पुत्र राजपुत्र है तो यहां पे जो विभक्ति है वो किसके अनुसार चेंज हुई? पुत्र के अनुसार। तो दूसरा पद प्रधान हुआ तो तत्पुरुष समास है। कुछ विद्वान इन दोनों को तत्पुरुष का ही भेद बताते हैं, क्योंकि इनमें भी दूसरा पद प्रधान, जैसे जैसे लिख दिया महान, जैसे हमने लिख दिया महान है जो पुरुष, तो ये क्या बन गया? महापुरुष। तो इसमें भी विभक्ति जो है पुरुष के अनुसार, यानी कुल मिलाकर दूसरा पद प्रधान है। प्रथम पद तो विशेषण रूप में आया कि भाई महान है, प्रधान कौन सा है? पुरुष। अब है द्विगु समास, तो जब द्विगु समास की बात करते हैं तो द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंजाब ले लिया तो 5 आबों का समूह पंजाब बन गया। हालांकि ये विशेष क्षेत्र होने के कारण बहुव्रीहि में भी चला जाता है, ठीक है। इसी तरह द्वंद्व समास ले लिया। द्वंद्व समास तो आप सब जानते हैं कि एक दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें, इसीलिए यहां पर जैसे शब्द आ गया दाल और रोटी, दोनों का अपना अपना महत्व है, दाल और रोटी। बहुव्रीहि में कुछ गलत बोल देते हैं स्टूडेंट कि सर इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। नहीं, तीसरा कभी मत बोलो, आप बोलो अन्य पद प्रधान होता है। तो अन्य पद यानी जैसे हमने ले लिया चंद्र है जिसके शेखर में, या चंद्र है जिसके, हाँ ठीक है, शेखर में, चंद्रशेखर, वह कौन है? वह शिव। तो ये हम कहां चले गए? ये हम बहुव्रीहि की ओर चले गए, अन्य पद प्रधान हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, तीसरी क्लास से हम सीखते आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। अब अव्ययी भाव समास लेते हैं। पहला समास, पहले समास को या तो किताब की परिभाषा पढ़ लो, और या मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया ताकि समझने में थोड़ी हो जाए आसानी। जैसे जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी होता है, बिल्कुल सही बात है।
पहला पद प्रधान होगा वो अव्यय होगा। पहला पद प्रधान इसलिए होता है कि वो अव्यय होता है। पहला पद प्रधान इसलिए होता है कि वो होता है अव्यय। और या फिर क्या होता है, कई बार अव्यय के योग से पूरा पद ही क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। पूरा का पूरा पद ही क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। कई बार एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे घर घर। अब इस शब्द में भी क्या डैश लगा होता है। हमने बचपन से रटा कि जिन दो शब्दों के बीच में डैश आ जाए ना, योजक चिन्ह, वो द्वंद्व होता है। लेकिन नहीं, जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, या फिर जिस तरह से इस तरह से भी रातों रात, ये होती है पुनरावृत्ति। तो जब पुनरावृत्ति हो जाती है तब भी वहां क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। या दोनों शब्द मिलकर अव्यय का काम करें तो भी वहां क्या होता है, ठीक है, भरपेट। संस्कृत में उपसर्ग युक्त सभी पद इसी समास के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर गड़बड़ हो जाती है। देखो, जैसे उपसर्ग, जैसे हमने कहा, हमने लिख दिया, जैसे जैसे कोई उपसर्ग से लेते हैं, उपसर्ग से कोई शब्द, यथा परि, हाँ, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो यहां पे क्या लगा, प्रति, प्रति उपसर्ग है, और ये क्या लगा, दिन। तो ये उपसर्ग होने के कारण जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो लग जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, जिस भी शब्द के आगे लगते हैं तो वो अव्यय भाव समास के, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग हमेशा अव्यय भाव समास के उदाहरणों के आगे ही आते हैं। लेकिन क्या ये इस बात सत्य है क्या? अब होता क्या है, सारे सब जगह ये लागू नहीं होता। जैसे अगर शब्द आ गया सुगंध, क्या आ गया, सुगंध। तो यहां पे सुगंध, सु जो शब्द है, सु शब्द है, वो अच्छा की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है, अच्छे की ओर। तो सु है गंध जिसकी, है ना, या सु है जो गंध, सुगंध, सु यानी सुंदर, सु यानी अच्छी, अच्छी है जो गंध, वही सुगंध। तो यहां पे इस सुगंध में ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अब वहीं पर अगर मान लो अ उपसर्ग लग गया, अभाव, है ना, ये चलो अ को छोड़ो, हमने ले लिया अनहोनी। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, न होनी। तो अब ये नकारात्मक अर्थ दे रहा है, तो नकारात्मक अर्थ देने के कारण भले ही इसमें उपसर्ग लगा है, ये कहां चला जाएगा, नया तत्पुरुष में। कहां चला जाएगा, नया तत्पुरुष में। तो ये जो शब्द लिख दिया कि संस्कृत से युक्त सभी उपसर्ग जो होते हैं, यानी अति, अधि, अभि, अब, अभि, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, पर, परा, प्रति, है ना। तो ये दो, दुर, दुस, निर, निस, इस प्रकार से जो हम पढ़ते हैं, पूरे 22 के 22 याद करते हैं, तो वो सारे उपसर्ग अगर लग रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से अव्यय भाव होता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उपसर्ग विशेषण रूप में तो नहीं आया है। जैसे कुपुत्र, तो कु है जो पुत्र, यानी बुरा है जो पुत्र, तो कर्मधारय हो गया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अनहोनी, समझ रहे हो बात आप। अनाधिकार, न अधिकार, अनाधिकार, बात समझ रहे हो। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, अन्यथा गलत कर बैठो, अन्यथा गलत कर बैठोगे। तो ये अव्यय भाव। पूर्व पद अव्यय होने के कारण इसका रूप कभी नहीं। अब जो भी इसमें शब्द आते हैं, यथा, परा, प्रति, है ना, ये अभी, ठीक है, अभी, और आ, ठीक है, ये इस तरह के जो पद आते हैं ये कभी बदलते नहीं है, ये अपने मूल रूप में ही हमेशा विद्यमान रहते हैं। कुछ शब्दांश जैसे यथा, प्रति, आ, अनु, नि, बे, दर, स, पूर्वक, निर, बा, पर्यंत, भर, हक, यावत, ये लगते हैं आगे, ये इतने लगते हैं आगे। उसके बाद पीछे भी लगते हैं अनुसार, अर्थ, ये सारे, ठीक है, ये पीछे लगता है पर्यंत, ठीक है, पूर्वक भी पीछे लगता है, ये कुछ पीछे लगते हैं शब्द। ये शब्द अगर आपको किसी शब्द में आगे पीछे जहां दिखाई दे जाए, जो रेड किए हुए हैं वो पीछे और बाकी सारे आगे, तो समझ जाना कि इस शब्द में क्या है, कि इसमें जो है वो अव्यय भाव समास होगा। ये शब्द इसी समास के अंतर्गत आते हैं। ये जो शब्दांश है, शब्द नहीं है बल्कि मैं इसको यहां गलत लिखा है, ये जो शब्दांश है अगर किसी शब्द के आगे पीछे आते हैं तो मतलब वो अव्यय भाव का उदाहरण है। या फिर संज्ञा की पुनरुक्ति हो जाती है, घर घर, रातों रात, तो भी वहां पे क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। या संज्ञा के साथ ही आने पर यही समास होता है। संज्ञा के साथ, जैसे घर घर, तो यहां पे घर ही, घर मतलब ये थोड़ा ये गलत है, बल्कि
विग्रह, विग्रह में जब विग्रह करते समय अगर ही आ जाए, घर ही घर, रात ही रात, कान ही कान, बीच ही बीच, तब वहां पर 100% क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब इतनी बातें आपने सुनी समझी, अब देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम यहां पर देखते हैं इन शब्दों को। ठीक है, सबसे पहले जैसे यथाशक्ति, तो हम जानते हैं, पहले शब्द देखते हैं। इसमें यथा है, इसमें यथा है, आ है, प्रति है, प्रति है, अ है, यथा है, आ है, प्रति है, प्रति है, प्रति है, भर है। तो इसका मतलब वो बात तो सही है जो हमने बोला कि ये शब्द आगे लगते हैं। तो इसमें तो यथाशक्ति, तो आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अब यथा रुचि हो गया, तो कहां दिक्कत है, रुचि के अनुसार। आजीवन, अब ये अच्छा शब्द है। आमरण, आमरण यानी मरण, मरने यानी मरण तक, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। आजीवन, मैं तुम्हारी आजीवन सेवा करूंगा। अब आजीवन यानी सीधी सी सिंपल सी बात हो गई, जीवन भर मैं तुम्हारी जीवन भर दूं। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, तो अब इसका क्या हो जाएगा, क्षण क्षण, या फिर क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्षण। प्रतिक्षण का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्षण। प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा, एक एक, और या फिर क्या हो जाएगा, प्रत्येक यानी हर एक। अकारण, अब ये थोड़ा सा अकारण। अब अकारण देखिए, आप अगर अकारण को विग्रह करते हो, अगर आप इसका विग्रह करते हो बिना कारण, तो निश्चित रूप से ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका विग्रह जो है वो यूं कर दिया न कारण, तब ये नए तत्पुरुष में चला जाएगा। अब कर दिया सर आप तो ये नए तत्पुरुष का, आप तो ये गलत लिखा रहे हो। गलत नहीं है ये, अगर विग्रह आप बिना कारण करोगे, तू अकारण ही मुझे परेशान कर रहा है, अकारण तो बिना कारण, न कारण, विग्रह ही तो चेंज किया, शब्द तो वही है, विग्रह बदला, समास का नाम बदल गया। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, प्रतिध्वनि यानी पहले ध्वनि हुई और ध्वनि की फिर ध्वनि हुई, प्रतिध्वनि। प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने। भर पेट, पेट भरने तक, ये लीजिए विग्रह हो गए। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आराम से। और जब टेस्ट लेंगे, तो जैसे अभी वाक्य शुद्धि का टेस्ट हुआ था, जोरदार हुआ था कि नहीं हुआ था, वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। सावधान, तो सधन अवधान यानी अवधान सहित, अवधान सहित। याव जीवन, जीवन रहने तक, यावत जीवन, जीवन रहने तक। कथनानुसार, ठीक है, इसका दूसरा कर लो, जब तक, बल्कि ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। कथनानुसार, सिंपल सा, कथन के अनुसार। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। मरणोपरांत, मरण के उपरांत। रातों रात, रातों रात दुकान लुट गई, अर्थात, अर्थात रात ही रात में। निरोग, निरोग अर्थात, अर्थात रोग रहित। सप्रसंग, प्रसंग सहित। कुशलता के साथ। विवाह के उपरांत। दिनों दिन, दिन के बाद दिन, तुम दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हो, दिनों दिन, दिन के बाद दिन। कानो कान, कान ही कान में, एक है ना, या एक कान,
एक कान से दूसरे कान, कानों कान बात पहुंची है, मतलब एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे होते हुए बात हम तक पहुंची है। तो कहां दिक्कत आई? दिक्कत आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। यथा स्थान, अब देखिए इसको लोग कर देते हैं, ऐसे शब्द आते हैं ना, लोग कर देते हैं जो स्थान, स्थान के अनुसार। नहीं, तुम यथा स्थान पहुंचो, इसका मतलब हुआ जो स्थान निर्धारित है, मतलब जो तय हुआ था उस स्थान पहुंचो। तो जो स्थान निर्धारित है, यथा स्थान, पहले पहल, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया सबसे पहले। आपाद मस्तक, अब ये जो उदाहरण है आपाद मस्तक, ये कहीं ना कहीं किस में चला जाता है? ये चला जाता है बहुव्रीहि में चला जाता है। अपाद मस्तक, आजानु बाहु, समझ गए? ठीक है। अतिसार यानी सार की, अतिसार यानी सार की अति। नियंत्रण, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। देखो नियंत्रण, दो तीन शब्द छोड़ रहा हूं मैं, इनका विग्रह आपको करना पड़ेगा, अभी करो, अपन देखते हैं। समुद्र, ठीक है, इसका ये हो गया, ठीक है। हाँ, समुद्र, तो समुद्र तक, जहां तक समुद्र है वहीं तक, या फिर कुछ और होगा। ठीक है। कहा सुनी, कहने, भाई उसके और मेरे बीच कहा सुनी होगी, कहने के बाद सुनना, कहने के बाद सुनना। अब ये भी देखो कितना शानदार शब्द है, कहने के बाद सुनना, कहा सुनी हो गई, समझ गए बात? कहा सुनी हो गई, समझ गए? इसी तरह से प्रतिक्रिया, अब देखो ये भी बहुत अच्छा शब्द है, इसको बताओ, देखें कमेंट, पहले कमेंट करो कि वास्तव में आप जो है वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर आप मिलाओ, तब कुछ आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ सही कर रहे हो। ठीक है ना? हाँ, तो देखो हमने अभी एक शब्द किया था, आपने देखा होगा, कहां कर दिया, इससे पहले किया था क्या, ये प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, और प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया। आपने कोई क्रिया की और मैंने वैसे की वैसे, मतलब उसके बदले में कोई क्रिया की, वो कहलाती है प्रतिक्रिया। इस टाइप के जो चीज हैं वो आपके समझ आ जाएगी, तो समझ जाओ, आपके कहीं मतलब गलती भी नहीं होगी। जैसे समुद्र है, समुद्र, समुद्र तक पढ़ते हैं, लेकिन कुछ किताबें लिखती है कि समुद्र पर्यंत, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, क्यों? विग्रह है, किसी ने तक लिख दिया, कोई पर्यंत लिख रहा, दोनों ही सही है, ये भी मैं बता देता हूं। नियंत्रण, ये भी अच्छा शब्द है, नियंत्रण, और एक और आएगा, ये लो आ गया, नियमन। ये दोनों शब्द आप बताओ, देखें इसका क्या होगा, नियंत्रण और नियमन, बहुत अच्छा शब्द है, बता दिया इसका कमेंट। विशेष यंत्रण से युक्त, क्या हो गया? विशेष यंत्रण से युक्त हो गया। बात करें नियमन की, तो नियमन हो गया यम, यानी विशेष यम। अब बोलोगे यम क्या? तो यम होता है विशेष, यम यानी बंधन, विशेष बंधन से। अब देखो युक्त होगा या मुक्त, और वो वहीं पर आपको कंफ्यूज कर देगा, जबकि होगा क्या? विशेष यम या बंधन से युक्त। हितार्थ, हित के लिए, तो यानी हितार्थ, मैं तुम्हारे हितार्थ तुम्हें सलाह देता हूं, ज्ञान देता हूं। यथोचित, हाँ ये भी अच्छा शब्द है, यथोचित। देखो जो अच्छे शब्द हैं वो अच्छे रहेंगे, वो कभी भी बुरे हो ही नहीं सकते। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल यथा आने से, कि फलाने के अनुसार, क्रम के अनुसार, रुचि के अनुसार, ऐसा भी नहीं चलेगा। यथोचित का विग्रह क्या होगा? नियंत्रण भी एक अच्छा शब्द था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आगे का आएगा यथा साध्य भी आएगा, यथोचित, यथोचित अर्थात जैसा उचित है या जो उचित है, क्या होगा? ये अच्छे शब्द हैं, अगर ये शब्द आपको आते हैं तो समझ लो आप मतलब अटकोगे नहीं। तो इसका हो जाएगा जैसा उचित है वैसा, जैसा उचित है वैसा काम करो, यथोचित कार्य करो, यानी जैसा उचित है वैसा ही करो, जैसा उचित है वैसा कार्य करो, यथोचित हो गया। कहा सुन, धीरे। अब धीरे यानी एक तरह देखा जाए तो धीरे के बाद धीरे, या फिर सबसे धीरे, या अत्यधिक धीरे, इस तरह से आप चाहे जैसा बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत
आपके नहीं आएगी। आगे चलते हैं अपन 14 नंबर पे। ये आगे कुछ परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। आजकल मैं समास में जो मैंने ये एक टेक्निक की कि भाई परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो हैं उनको, समास तो बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं किताब में, लेकिन ये कम से कम आपको आने चाहिए, जिसमें ये आ चुका है धीरे धीरे। ठीक है, और ये देखते हैं यथासाध्य। मैंने कहा था अभी आएगा यथासाध्य। अब बताओ यथासाध्य का क्या होगा। यथासाध्य का अगर आपने कमेंट कर दिया, बिल्कुल देखते हैं किसने ये कमेंट किया है। जितना सादा जा सके, जितना सादा जा सके, यथासाध्य, जितना साधा जा सके। कितना अच्छा शब्द है। निसंकोच तो हो जाएगा बिना संकोच। आमने सामने, यह भी बहुत अच्छा शब्द है। आमने के बाद सामने नहीं, बल्कि एक दूसरे के सामने। प्रतिक्रिया ये आ चुका है, क्रिया के बदले क्रिया। अंतर्व्यथा ये भी अच्छा शब्द है। नियमन आ चुका है ना। और हाँ, यथा योग्य ये अच्छा शब्द है। यथा योग्य मतलब हो गया जो जितना योग्य है। अब आप कहो सर हमें करने दो, आपके लिए तो टेस्ट आएगा, जैसे ही समाज टॉपिक खत्म होगा वैसे टेस्ट आपके लिए करवाएंगे। तो जो जितना योग्य है वो यथा योग्य है। अब फल, प्रतिफल का मतलब, प्रति का मतलब होगा फल के बदले, फल के बदले फल। हो गया कि नहीं हो गया? बोला सर बिल्कुल हो गया। यथार्थ ये भी अच्छा शब्द है, इसको बताओ। देखें कमेंट करो, मैं देखता हूं आपके कमेंट बीच बीच में आके कई बार। यथार्थ बताओ, देखें इसका कमेंट आप क्या करोगे। यथार्थ बताओ बताओ, बिल्कुल कर दिया होगा। देखो ये चीजें मैंने पहले करवा भी रखी है, ऐसी बात नहीं। अगर किसी को याद है तो भी, ये जैसा वास्तव में अर्थ है। और अगर किसी ने पहले क्लास देख रखी है और फिर भी उसे याद नहीं आ रहा है, तो उसे सोचने की आवश्यकता है कि पढ़ना पड़ेगा। देखो आज भी जो ऑफलाइन बैच है उसमें कल जब टेस्ट हुआ तो जिनके भी 140 से कम मार्क्स आए, अभी शायद क्लास भी देख रहे होंगे कई, तो उनको डांट पड़नी स्वाभाविक है। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता मेरी नज़र में कि आप कोचिंग में जा रहे हो और बैठ रहे हो, बस कोर्स हो गया, कोर्स करवा दिया, चलो चले जाएं, पढ़ना तो खुद नहीं पढ़े। अगर पढ़ना खुद नहीं पढ़े तो फिर तो कोचिंग जावे ही क्यों? अगर पढ़ना खुद को ही पढ़ रहा है तो कोचिंग जा क्यों रहा है? तो भाई कुछ कोचिंग में मार्गदर्शन लेकर आ रहा है। कोचिंग में वो डर होना चाहिए कि वास्तव में अगर नहीं टेस्ट में नंबर लाए तो सबके सामने वो उठा मतलब खड़ा करके बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट होगी और अच्छा नहीं लगेगा। डर होना, भय बिन प्रीत होए न गोपाला। आप जब तक ऐसे बुचकार बुचकार कर, माथे पे हाथ फेर फेर कर जब तक पढ़ाओगे ना, नहीं पढ़ा जाएगा। विद्या इतनी सॉरी थोड़ी मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। विद्या के लिए बहुत तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से डांट पड़ेगी पड़ेगी। और अगले टेस्ट में चैलेंज और कि अगर कम हो गए तो सोच लेना तुम्हारे घर तक फोन करेंगे। बिना डर के पढ़ेगा नहीं, और जहां डर होगा वहां अपने आप पढ़ेंगे। और देखते हैं अगली बार तो डांट के बिना पार नहीं पड़ती, डांटना तो पड़ता है। और आपसे भी मैं कह रहा हूं कि पढ़ना शुरू कर देना। अगर आपको पहले की क्लास से ली हुई, अगर ये यथार्थ आपको याद नहीं आया ना इसका अर्थ, तो ये सोचने का विषय है। ये चीजें आपके असफलता में कारक सिद्ध होती है। फिर आपको लगता है कोई टॉप करता है या फिर टॉप 10 में आता है, अच्छी रैंक से सेलेक्ट होता है, आपको लगता है और ये तूने कौन सी किताबें पढ़ी थी, तू कैसे सेलेक्ट हुआ, तू कैसे पढ़ता था? वो जैसे पढ़ता था तू पढ़ लेगा क्या? पढ़ लेगा तो ले पहले पढ़ ले, मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ते हैं। मसाणियों वेरा, एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े नहीं, आज तो फलान जी आ गए, आज तो फलान जी आ गए, मतलब बहाने तो 50 हैं, पढ़ना है नहीं। इसीलिए तो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। फिर कहते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं होता। माँ बाप पे ढोल देता है, कोई कहता है किसी को दोष देता है, कोई टीचिंग को दोष देता है, कोई टीचर को दोष देता है, कोई किताब को दोष देता है। किसी में दोष नहीं है, दोष खुद के अंदर है। सिलेक्शन नहीं हुआ उसके हकदार सिर्फ तुम हो। सिलेक्शन अगर होता है तो उसमें तुम्हारे माता पिता से लेकर जो जो सहायक तत्व उन सबका। सीधी सी बात है, अगर तुम खुद, जब तक एक आया है सब अंतर व्यथा, इसी तरह से तुम अगर खुद के अंदर का टैलेंट नहीं पहचानोगे तो पार नहीं पड़ेगी। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर 2 घंटे से पार नहीं पड़ रही 3 घंटे करो, 3 से पार नहीं पड़ रही 4 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, वैकेंसी आने से पहले पहले जो भी टाइम है मैनेजमेंट कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं होता है। बाद में तो फिर
रणनीति के वीडियो होंगे और उसको सिर्फ 10% स्टूडेंट फॉलो कर पाते हैं, 90% तब भी नहीं कर पाते। कड़वा बोलता हूं लेकिन सही बात बोल रहा हूं, मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो आपकी मर्जी है ना। अनुसंधान, तो अनु यानी पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, और संधान यानी खोज, खोज के उपरांत अनुसंधान। इसका विग्रह क्या होगा? खोज के उपरांत अनुसंधान। अनु यानी पीछे, खोज के पीछे। धीरे धीरे अभूतपूर्व। अब अभूतपूर्व का सर जैसा पूर्व में नहीं हुआ हो या जो पूर्व में नहीं हुआ, सर जैसा करें या जो करें, ऑप्शन में सर दोनों आ गई। सीधी सी बात है, अभूतपूर्व जो पहले कभी न हुआ हो वही तो अभूतपूर्व है। बस अभूतपूर्व, समझ के बात आप। अब आइए यथा स्थिति, यह भी अच्छा शब्द है, यथा स्थिति। ऐसे शब्द आ जाते हैं तब स्टूडेंट घबरा जाता है। सीधे यथा स्थिति, मुझे यथा स्थिति बताओ क्या चल रही है यथा स्थिति। अरे जैसी स्थिति है या जो स्थिति, बस यही कंफ्यूज। तो सीधी सी बात आएगी, जैसी स्थिति है मुझे एज इट इज वैसी की वैसी बताओ। जैसी स्थिति है मुझे सिर्फ वही जाननी है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं, है ना। एक रह गया था, हाँ देखो, ये पैर से लेकर मस्तिष्क तक, अपाद मस्तक, ये होगा इसका। शायद आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं भूल गया था। पैर से लेकर मस्तिष्क तक, अपाद मस्तक। उसके बाद है अंतर्व्यथा, ये भी अच्छा शब्द है और ये आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो सोचने वाला विषय है। अंतर क्या होता है? अंतर बोला गुरुजी मन, व्यथा मन के भीतर, अंतर यानी मन के भीतर। तो मन के भीतर की व्यथा, अंतर्व्यथा। मैं फिर कहता हूं कठिन कुछ भी नहीं है, और वैसे देखा जाए तो सब कठिन है। पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसको जो समझ आ गया वो सब सही है, ठीक है। तो ये निसंकोच वगैरह हो गया, नियमन हो गया था। अनुदान, ये भी अच्छा शब्द है, अनुदान। अब अनुदान का क्या करें सर? अनुदान का सर दान की तरह दान या दान के पीछे दान, इसका हमें करना क्या है आप तो ये बताओ। लेकिन सबसे पहले इसको आपको कमेंट करके बताना है कि अनुदान का मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब हम जो सोचते हैं दान की तरह दान अनुदान होता है, या दान के बाद किया गया दान अनुदान होता है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। जैसे ये यथा योग्य था, तो इसको भी आपने देखा होगा, इसी तरह का उदाहरण था कि नहीं था। अनुसंधान भी खोज के उपरांत, ये भी अच्छा है वाक्य। और तो इसमें क्या अच्छा है, ठीक है, बाकी तो सब सही है। अनुदान, अनु का मतलब दान की तरह दान होगा या दान के बाद दान होगा, बस ये चीज पूछनी है आपसे, इतना ही पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना। बताओ देखें क्या होगा। अनुदान एक ऐसे ही होगा ना, जैसे मैं बताता हूं, स्टूडेंट कई बार मुझे बोलते हैं, एक बताऊं, अनुगंगा शब्द होता है। क्या होता है? अनुगंगा। अब अनुगंगा का मतलब होता है गंगा के पास। क्या होता है? गंगा के पास। ध्यान से समझना। इसी तरह से मैं कई बार बताता हूं, एक शब्द आता है गंगा पार, तो इसमें होता है गंगा के पार। इस शब्द को लोग कहते हैं कि नहीं ये तत्पुरुष का होगा, जबकि इसी समास का उदाहरण है। गंगा के पास, अनुगंगा, गंगा के पास। अब ये शब्द अच्छा है या नहीं? जैसे मान लो एक शब्द आता है अनुमान, मेरे अनुमान में। अरे अनुमान का मतलब ही हो गया मान दंड के अनुसार। अनुमान अर्थात मेरा क्या सोचना है, मानदंड के अनुसार, बस सिंपल सा शब्द है। इसी तरह से अनुगमन होता है। क्या होता है? अनुगमन, बताओ देखें। अनुगमन, ये शायद आगे लिखे हुए होंगे शब्द में, मुझे जहां तक समझता है। अब अनुगमन का अगर आपको अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? बताओ देखें। सिंपल सी बात, के पीछे, तो गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन। कहां दिक्कत हुई? कहीं दिक्कत होती नहीं है, समझ गए। आपको ऐसे
बहुत से शब्द अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत है इनको समझने की, ढंग से पढ़ने की, तब जाके पार पड़ेगी, वरना पार नहीं पड़ेगी, ये मान के चलना। अनुदिन भी होता है प्रत्येक दिन। अब ये ऐसे शब्द आ जाए ना तो स्टूडेंट कह देगा अरे ये क्या, अनुदिन। अनुदिन का मतलब होता है दिन के पीछे दिन, यानी मैं अनुदिन कार्य करता हूं, तो प्रत्येक दिन, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। अनुदिन यानी प्रत्येक दिन। नए नए शब्द भी बता दूंगा, कई बार दिमाग में आ जाती है तो। अनुदान, दान की तरह दान, दान के बदले दान, बदले नहीं होता वो प्रतिदान होता है, दान के बदले दान प्रतिदान होता है, दान की तरह दान, है ना। ठीक है, बस तो हो गया। इसके बाद तो कुछ नहीं। जैसे एक शब्द मुझे याद आता है, आगे देखते हैं। हाँ ये देखो कुछ और आ गए ना, जैसे अत्याचार, तो आचार की अति, अत्याचार मतलब भाई साहब तेरे आचार की अति हो गई, अत्याचार। दानार्थ, दान के लिए। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। आप यानी आप ही आप। लाजवाब यानी यार लाजवाब, इसका मतलब जवाब रहित, अर्थात इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। गंगा पार, तो गंगा के पार इसी का उदाहरण होता है। पता नहीं तत्पुरुष मानते हैं, भले ही मानो, मैं तो इसी का मानता हूं। अकारण, अब ये न कारण भी है, और मैंने आपको बता दिया बिना कारण। बिना कारण के, अगर इसका विग्रह जैसा करोगे उसी के अकॉर्डिंग इसका जो हो जाएगा। भर सक, सक यानी होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य सही लिखा है क्या मैंने, गलत लिखा है गुरुजी? सामर्थ्य ऐसे लिखा जाएगा, देखो ये, या ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो सक सामर्थ्य, ठीक है। सक यानी सामर्थ्य भरने तक, सक भरने तक। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना, सुनने के बाद सुनना, सुना सुनी। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद उत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद उत्तर, और प्रत्युत्तर उत्तर का उत्तर। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। अत्याचार हो गया, दानार्थ हो गया। अब मान लो इसी तरह से आ गया नाहक, तो नाहक मतलब बिना हक के। नाहक का मतलब क्या हुआ, बिना हक के। ऐसे ही मान लो शब्द आ जाए ना समझ, ना समझ, तो यही हुआ ना, बिना समझ के। क्या हो गया, बिना समझ के। इसी तरह से मान लो शब्द आ गया जैसे निगोड़ा, हालांकि निगोड़ा बहुव्रीहि में चला जाता है। निगोड़ा शब्द जो है ना वो बहुव्रीहि में जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं है तो फिर ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास ही है। आप इस तरह से हर चीज को पकड़ के चलें, और जब तक समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, जब तक चारों ऑप्शन पे आप 100% क्लियर नहीं हो जाओ, तब तक इनका उत्तर नहीं देना चाहिए। जल्दबाजी ऑब्जेक्टिव में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से थोड़े टॉपिक हैं, वो आपका समय मांगते हैं। ये जितने सरल दिखाई देते हैं किताबों में, ये उतने ही कठिन होते हैं, और जितना लोग इनसे डरते हैं, ये उतने ही नम्र स्वभाव के होते हैं। एक बार इनको धैर्य से समझ लो, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, और आप जब टॉपिक के बाद टेस्ट हो तब इस चीज को आप खुद रियलाइज भी करोगे, समझोगे भी। ठीक, समझ गए? तो ये अव्ययी भाव समास आज हमने कंप्लीट किया, और जो बुक है मैं आपसे यही कहूंगा, एज फार एज जितना हो सकता है, दुकान जो है आपकी दुकानों पर आ चुकी है, और कई जिलों की दुकानों पर आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं आपको, मेरे पास 10-12 जिलों के दुकानदारों के दुकानों के नाम और मोबाइल नंबर हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उन दुकानों पर ये किताब पहुंच चुकी है, आप जरूर इस किताब को लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा कल एक पीएचडी वाला पेपर हो जाए, है ना, तो उसके बाद जो है कुछ बच्चे फ्री हो जाएंगे, कुछ हमारे साथी हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं किताब को करवाना स्टार्ट करूंगा। ये करवाने का उद्देश्य मेरा ये सीधा साधा है, ये मैं करवाऊंगा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, जो संपूर्ण वर्ल्ड टेस्ट है वहीं करवाऊंगा,
और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं उनसे भी, उनको भी मैं अभी तक मैंने राय नहीं दी है कि भाई आपको कैसे ये किताब जो है वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा। फिर भी मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, फिर भी मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, ये करवाने का उद्देश्य, किताब को करवाने का उद्देश्य ये है कि निश्चित रूप से इसमें कोई छोटी मोटी जो है त्रुटियां रही है, और वो इसलिए भी रह जाती है क्योंकि पहली किताब है, हमने खूब करेक्शन करवाया, कई बार टाइप करने वाले को बोल दिया ये करेक्शन है, उसने किया और वो सेव नहीं हुआ, इस तरह की 2-3 गलतियां पकड़ में आ गई। तो आपको गलत याद ना करना पड़े, आपको मैंने किताब में तुरंत गोला करवा दिया, हाँ भाई ये सही है। समझ रहे हो बात? इस तरह की त्रुटियों को निकाल कर मतलब आगे जब इसको थोड़ा और बढ़िया करके निकालेंगे तो उसमें एक भी अशुद्धि ना हो, एक भी डाटा गलत ना हो, एक भी सन गलत ना हो, तो ये मेरे लिए भी एक रिवाइज होगा। तो मैं इसको बहुत जल्द स्टार्ट करवाने वाला हूं। आपके आसपास की दुकानों में आए, कवर जाके बताएं और बोले बीआरसी पब्लिकेशन है, ये नंबर लो, मैंने टेलीग्राम पे डाला है, बात करें, किताब परचेज करें। फिर भी दूर दराज या नहीं मिल रही तो आज ही ऑनलाइन हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर बुक करें, आपकी इसी वीक डिस्पैच हो जाती है। तो देखो, अगर कल गुरुवार तक यानी शुक्रवार तक अगर डिस्पैच हो जाती है तो समझ लो कि आपके नेक्स्ट वीक के अंदर आप तक किताब पहुंच जाएगी। और किताबें सारी अब बुक पोस्ट से आएगी, कोरियर से कोई भी किताब नहीं आएगी, क्योंकि कोरियर में बहुत से दिक्कत आई, क्योंकि कोरियर कहता है हम घर तक नहीं जाते, ये नहीं आते, तो कई स्टूडेंट्स की किताबें रिटर्न भी हो गई। रिटर्न ना होने दें, थोड़ा मैसेज वगैरह विशेष ध्यान रखें। जब मैसेज आता है पोस्ट ऑफिस का तो आर्टिकल समथिंग कुछ लिखा हुआ मैसेज आएगा, ट्रैकिंग आईडी आती है, तो आप तुरंत अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से किताब परचेज कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे हमारी किताब अब तक नहीं पहुंची है। ऐसे ज़्यादा नहीं है, अब तो 5-7-10 स्टूडेंट हैं, तो उनके प्रॉब्लम भी हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर और शुभ रात्रि। कल हम मिलेंगे सुबह 7 बजे चाय के साथ, और 100% चाय के साथ हम जरूर मिलेंगे। देखते हैं कल आप में से कितने जने लाइव होते हैं। थोड़ी आप आदत डालो, थोड़ी मैं भी आदत डालता हूँ, और हम क्लास एक समय आएगा जब हम सुबह सुबह जल्दी लाइव ही लेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल ये लाइव प्रीमियर बहुत अच्छा है, 20 क्वेश्चन की आपको शानदार व्याख्या देखने को मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को जल्द से जल्द 1 लाख तक पहुंचाने के में आप इस मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।